इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी घमासान जारी है और इस बीच टेप कांड पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 24 से कहा है कि मेरे पीएस को एसओजी की तरफ से नोटिस मिला है जिसमें बयान और वॉइस सैंपल लेने के लिए समय मांगा गया है। शेखावत ने कहा कि पहले टेप की सत्यता तो बताई जाए, किसने किसका टेप रिकॉर्ड किया इसकी जानकारी होनी चाहिए, पहले टेप की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत मना नहीं कर रहे हैं अपना वॉइस सैंपल देने से, लेकिन वो चाहते हैं कि ऑडियो कितना सही है ये पहले जांचो। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने बात हो रही थी उनसे, लगातार वो एक ही बात कह रहे थे कि जो रिपोर्ट वहां पर किया गया है उसमें ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए टेप जो हुई है उसके आधार पर वो जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया के आधार पर कैसे कोई फोन टेप कर सकता है, कैसे कोई ये किसने कहा यह टेप सही है या गलत है, पहले तो टेप की जांच होनी चाहिए, इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजस्थान सरकार पहले ये तय करे कि वो जो टेप है वो असली है कि नकली है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो, उसकी सत्यता की जांच हो, और सबसे बड़ी बात कि वो टेप रिकॉर्ड किया तो किसने किया, किसके फोन को रिकॉर्ड किया, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके बाद आपको जो पूछना है या जो भी जांच करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो आप टेप की सत्यता तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि रविवार को शाम को उनको नोटिस मिल गया था, उनके पीएस के पास नोटिस आया था जिसमें उनसे एक तरह की, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करना है, केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए पीएस के पास नोटिस के जरिए पूछा गया कि समय कब मिल सकता है जिसमें उनका स्टेटमेंट लिया जाए इस पूरे मामले को लेकर, और साथ ही साथ उनका वॉइस सैंपल। तो गजेंद्र शेखावत ने साफ तौर पे कहा, ये मना नहीं किया उन्होंने कि वो नहीं देना चाहते, लेकिन पहले ये सवाल पूछा है राजस्थान सरकार से कि पहले फॉरेंसिक जांच कराइए, सत्यता जांच कराइए, और ये राजस्थान सरकार बताए कि किसके कहने पर और किसने ये फोन को टेप किया है। जी अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर बहस जारी है। स्पीकर की तरफ से कोर्ट में पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने बागियों की याचिका खारिज करने की मांग की है। सिंघवी ने बागियों के वकील हरीश साल्वे की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि साल्वे उन्हीं दलीलों को हाईकोर्ट के सामने रख रहे हैं जिन्हें दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सिंघवी ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक बेंच के फैसले पर दोबारा विचार नहीं कर सकती है। केजे शिवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवत्सन, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? शिवत्सन, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं कि क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज सुबह से ही अभिषेक मनु सिंघवी जो कि स्पीकर के वकील हैं, स्पीकर की तरफ से यहाँ पर पेश हुए हैं, उन्होंने अपनी दलील रखनी शुरू की। बार बार यही कह रहे थे कि स्पीकर ने केवल नोटिस जारी किया, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा स्पीकर को अधिकार है कि जिस तरह का उन्होंने नोटिस जारी किया, इंडिविजुअल सभी 19 एमएलए को अलग अलग बुलाकर पूछताछ करेंगे, क्योंकि हो सकता है 19 एमएलए के पास स्पीकर के नोटिस का जवाब देने या उपस्थित नहीं होने के अलग अलग कारण हो, उसी के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा कई सुप्रीम कोर्ट के जो नाजिर थी उसे यहाँ पर पेश किया गया और बताया गया कि स्पीकर के फैसले को या नोटिस को गलत कतई नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्पीकर के पास पूरे अधिकार सुरक्षित है। तो सुबह से आज अभिषेक मनु सिंघवी बार बार स्पीकर की ओर से ये पूरी दलील पेश कर रहे थे और बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये याचिका प्री मैच्योर याचिका है, क्योंकि अभी खाली नोटिस जारी हुआ है, इसके आगे का कुछ भी स्पीकर की ओर से फैसला नहीं हुआ। तो ऐसे में किस आधार पर इसे चैलेंज किया गया, क्यों आए? तो फिलहाल अभी लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से अदालत बैठेगी और उम्मीद की जा सकती है कि सचिन पायलट के खेमे के जो वकील हैं उनसे भी एक बार ये और सप्लीमेंट्री अगर वे कुछ अब बोलना चाहें, दलील देना चाहें, तो उनकी बात सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी आज। जी शिवराज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या सरकार जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को शामिल करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार के वकील तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए थोड़ा समय मांगा है। तो प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कहा जज ने? देखिए, एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमेटी में या तो नई इंक्वायरी कमेटी बनेगी या जो पहले से इंक्वायरी कमेटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे।
रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी शामिल होंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जब कहा, बेसिकली राज्य सरकार इसका लगातार विरोध कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि जो एनकाउंटर हुआ था वो जेन्युइन था और उसकी जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ये साबित करने की कोशिश की गई सुनवाई के दौरान कि विकास दुबे कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि उसके खिलाफ आप खुद कह रहे हैं कि 65 FIR दर्ज थे, हत्या के मामले थे, फिरौती के मामले थे, उसके बावजूद उसको जमानत पर था और जमानत पर होने के बाद, पैरोल पर होने के बाद उसने इस तरह का अपराध किया। तो आपको खुद ये देखना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया था। सरकार पर सवाल था बेसिकली। तो अभी ये देखना है कि सरकार का क्या होता है, जवाब क्या होता है। तुषार मेहता से जो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको कोई ऐतराज है, अगर हम जो जांच कमेटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड पुलिस अफसर को शामिल करते हैं, तो आपको क्या कोई ऐतराज हो सकता है। तो इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए। तो थोड़ा समय चाहिए बेसिकली वो लखनऊ में फोन करेंगे और वहां से मुख्यमंत्री ऑफिस से हो सकता है कि वो इस तरह का इंस्ट्रक्शन ले, डीजीपी का ऑफिस से इंस्ट्रक्शन ले। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास की मौत पुलिस की गोलियों से हुई है। सामने आई गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में मौत को लेकर बड़ा खुलासा। 3 गोलियां शरीर से हो गई थी आर पार। 10 जख्मों की वजह से गई विकास की जान। कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट से साफ हो गया है कि विकास दुबे की मौत पुलिस की गोली से ही हुई थी। मतलब पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे विकास की मौत के पीछे कोई रहस्य नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हो गई थी। एक गोली विकास के दाहिने कंधे पर लगी थी, जबकि 2 गोलियां उसके सीने के बाएं हिस्से पर लगी थी। डॉक्टरों को विकास के शरीर पर जख्मों के 10 निशान मिले हैं। वहीं विकास दुबे के सिर, कोहनी पर भी चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा उसके पसली और पेट में भी चोट के निशान मिले हैं। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कई तथ्य साफ हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे को एनकाउंटर के दौरान 3 गोलियां लगी थीं। रिपोर्ट के मुताबिक विकास को एक गोली उसके दाहिने कंधे पर लगी हुई बताई जा रही है। इसके अलावा 2 अन्य गोलियां विकास के बाएं सीने पर लगी हुई बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक विकास के शरीर पर 10 जख्म के निशान भी पाए गए हैं। माना जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान गोली लगने के बाद गिरने के दौरान ये जख्म के निशान विकास के शरीर पर लगे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे को 10 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस ने दावा किया था कि विकास को लेकर आ रही गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद एसटीएफ की फायरिंग में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बाद में उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके मौत की पुष्टि की। दरअसल कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में वांछित आरोपी विकास दुबे को 8 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। अब विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कानपुर के पूरे घटनाक्रम और विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सियासत अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भले ही मारा गया हो, लेकिन उसके करीबियों के खिलाफ यूपी सरकार का अभियान अभी भी जारी है। पुलिस वालों की हत्या में नामजद विकास के करीबियों की तलाश के लिए कानपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के चौक चौराहों पर लगे इन पोस्टर्स में पुलिस ने अपराधियों का पता बताने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। इन पोस्टर्स में विकास के गुर्गों के फोटो के साथ नाम पते का जिक्र किया है। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, ये क्या खबर है, ये कहां कहां पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं? देखिए, दरअसल
दरअसल आपको याद होगा कि जब कानपुर का पूरा शूट आउट केस सामने आया था, उसके बाद से ही विकास दुबे और उसके तमाम सारे साथियों को वांछित के वांटेड के पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे, जिसमें कानपुर के सभी थाने शामिल थे। सभी ऐसी जगह जहां पर लोगों का बहुत आना जाना रहता है, उन सब जगहों को शामिल किया गया था। अब ये पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम सारे जो उनके साथी थे, उनके बारे में कोई भी सूचना देता है पुलिस को, तो वो पुलिस के लिए एक बड़ी मदद भी होगी और इसके एवज में पुलिस उनको इनाम भी देगी। तो कोशिश इस बात की जा रही है कि कानपुर शूटआउट में विकास दुबे समेत अभी तक जितने लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है, उसके अलावा जितने लोग भी अभी वांछित हैं, जिनकी लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन करके खोजबीन की जा रही है, उनकी अगर कोई जानकारी देता है तो शायद पुलिस को पड़ताल में एक बड़ी मदद इसमें मिल सकती है और इसी लिहाज से ये पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। आज जो रिपोर्ट अशोक, आज जो रिपोर्ट आई है विकास दुबे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो क्या बताती है? देखिए, विकास दुबे के एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई है। उसमें मुख्य तौर पर कई सारे अहम बिंदु सामने आए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर विकास दुबे को कुल 3 गोलियां लगी थीं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक गोली विकास दुबे के दाहिने कंधे पर लगी। इसके अलावा बाकी जो 2 गोलियां हैं वो विकास दुबे के बाएं सीने पर लगी हुई हैं। इसके अलावा पीएम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 जख्म के निशान विकास दुबे के शरीर पर पाए गए हैं और यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जब यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे को मारा तो वो जो जख्म के निशान है वो जब गोलियां लगी उसके दौरान विकास दुबे गिरा या भागा, उस दौरान जो चोटें लगी थी उसके जख्म के निशान बताए जा रहे हैं। हालांकि जो 6 निशान कहे जा रहे हैं, उनका कहना यह है कि गोली लगने और निकलने के स्थान को भी इसमें जोड़ा गया है, यानी 3 गोलियों के हिसाब से 6 जख्म के निशान गोलियों के होते हैं। इसके अलावा जो 4 जख्म के निशान है वो भागने के दौरान या गिरने के दौरान विकास के शरीर पर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एनकाउंटर को लेकर जो सवाल बीते कई दिनों से उठाए जा रहे थे कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर जब पुलिस ने किया था क्या उसको जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था या ऐसी क्या स्थिति रही होगी, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम से कम उन तथ्यों को साफ करती है कि मुठभेड़ के दौरान ही विकास दुबे को गोलियां लगी होंगी और यही पुलिस की थ्योरी शुरुआती दौर से सामने भी आई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि विकास दुबे एनकाउंटर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके कहा है कि हमें इस मामले पर जवाब चाहिए और सीजेआई ने खुद ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पर जवाब चाहिए। इस मामले पर यानी विकास दुबे के एनकाउंटर पर, विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। एक याचिका दायर कर दी गई थी और उसी पर इस वक्त सुनवाई भी हो रही है। तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं और उसी बीच में सीजेआई ने अपनी ये टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पर जवाब चाहिए। ये व्यवस्था का फेलियर नहीं तो और क्या है? सीजेआई ने यह सवाल खड़ा किया कि हमें ये जवाब चाहिए, क्या ये व्यवस्था का फेलियर नहीं? और अगर व्यवस्था का फेलियर नहीं है तो और क्या है? विकास दुबे को लेकर, विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ और उस बीच में विकास दुबे जिस तरह से फरार था और उससे पहले तक विकास दुबे जितना बड़ा दुर्दांत अपराधी बना, उन सभी पर सवाल पूछा है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, बहुत बड़ी टिप्पणी की है सीजेआई ने, आखिर क्या क्या कहा उन्होंने? देखिए, एक तो बड़ी बात यह कि जब खुद ही एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए जब यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ये बात कह रहे हैं कि उसके खिलाफ 65 FIR दर्ज थे, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बात कही कि जब 65 FIR दर्ज था जिस आदमी के खिलाफ, वो आदमी जमानत पर बाहर आता है और बाहर आने के बाद ऐसा अपराध करता है, 8 पुलिस वालों को जघन्यता से मारता है, तो ये व्यवस्था की कमी नहीं तो और क्या हो सकता है? हमें प्रत्येक मामले में जवाब चाहिए। तो ये बता रहा है कि विकास दुबे के मामले में, एनकाउंटर के मामले में या विकास दुबे के अपराध को लेकर के जनता के मन में जितने सवाल थे, उस सवाल को, वो सवाल कहीं ना कहीं सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान कर रहा है। और साथ ही दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जांच कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे, उस पर राज्य सरकार ने सहमति जता दी है और राज्य सरकार ने कह दिया है कि कमेटी पुनर्गठित करने को राज्य सरकार तैयार हो गई है। इसके लिए अलग से नई अधिसूचना जारी होगी। तो मतलब ये कि जो कमेटी अब जांच करेगी उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। नाम कौन होगा, क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार बताएगी और साथ ही पुलिस के कौन रिटायर्ड अधिकारी होंगे ये भी बात कोर्ट को बताया जाएगा। उसके बाद कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित करेगी। जी, राम मंदिर पर सियासत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं और उससे पहले राजनीति तेज हो गई है। पहले शरद पवार ने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था। बीजेपी नेता उमा भारती ने पवार पर पलटवार किया है। उन्होंने पवार को राम विरोधी बताया।
2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे। और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।